संघर्ष जीवन का एक शक्ति है, उत्तर देश का हिस्सा नहीं है कि हमारे कटिहार देश का हिस्सा नहीं है। नमस्कार, मैं आदर्श मौजूद है कटिहार के बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं महबूब जी। लगातार संघर्ष के क्षेत्र में बने हुए रहते हैं। समाज सेवा में इन्होंने काफ़ी अपना समय भी दिया है। कई बार जो है विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव लड़ने का भी प्रयास किया। हालांकि चुनाव नहीं लड़े, पर इस बार जो है इनकी दावेदारी विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली है। क्या कुछ मंशा है, आखिर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या कुछ समस्या है, आइए जानते हैं। बराड़ी विधानसभा में लगातार आप कई सालों से बने हुए हैं, क्या कुछ मंशा है? देखिए आदर्श भाई, बराड़ी विधानसभा ने मैंने लगभग 2015 से समाज सेवा में जुड़ा हूँ और समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं पार्टी में एमएम पार्टी में 2017 से हूँ, अभी भी हूँ। मैं लगातार लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों का समस्या सुनता हूँ, जहाँ तक होता है मैं निदान करता हूँ। रही सवाल बात है आदर्श भाई कि बराड़ी में मेन समस्या भी है बाढ़ का, बेरोजगारी का। किसान दिन ब दिन हत्या करते जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े वादे करके बड़े बड़े लोग फेंक करके चल जाते हैं, लेकिन यहाँ का समस्या, जनता का समस्या कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं सोच के आ रहा हूँ, 2020 में मैं एमएम पार्टी से टिकट का दावेदार पेश किया था और इस बार भी सोच रहा हूँ। लोगों का जो विचार है कि नहीं भाई, आप युवा है, आप यूथ है, हम लोगों के लिए आप भविष्य है, तो आप लोग को इस बार 2025 में भी चुनाव लड़ना होगा जी। तो आने वाले समय में हम लोग सोचेंगे, उसके लिए हम लोग बैठक करेंगे, विचार करेंगे, कार्यकर्ता का सोचेंगे, सोच विचार करके देखेंगे जैसा होगा। पिछले वर्ष जो है, इसी वर्ष जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने नॉमिनेशन पर्चा भी दाखिल किया था जी। क्या कुछ हुआ उसमें? जी, मैंने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी से लोकसभा का इलेक्शन का नामांकन पर्चा दाखिल किया था, लेकिन किसी कारणवश नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो भाई मेरा कहना है कि हमने वहाँ तक तो गया, 10 आदमी का रिजेक्ट हो गया तो क्या आदमी छोड़ देगा? नहीं। संघर्ष एक जीवन का एक शक्ति है, एक ताकत है। संघर्ष करना हमारे लिए अनिवार्य है। चाहे कोई भी रहे, संघर्ष जो करेगा वो आगे जाएगा। आने वाला दिन में वो एक इतिहास। बात करें कटिहार लोकसभा की, तो कटिहार लोकसभा में कई उद्योग धंधे जो थे लगातार जो है एक पर एक करके जो है बंद होते चले गए। क्या कुछ कहेंगे? इसका जिम्मेदार तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, जो पद पर है, मान के चले जो मिनिस्टर है, उन लोग जिम्मेदार है। क्यों भाई? अगर जूट मिल मेरा कटिहार में अगर खुल जाएगा तो लगभग कटिहार में रोजगार का एक युवा को एक मौका मिल जाएगा कि नहीं भाई, कटिहार में एक जूट मिल खुल गया, और कोई कारखाना अगर खुल जाता है तो यहाँ रोजगार मिल जाएगा। बाहर जाने के लिए लोगों को परेशान नहीं होगा। मान के चलिए यहाँ से बाहर जाता है, अपना सीमांचल एरिया के बारे में बोल रहे हैं, सबसे अगर बैकवर्ड एरिया है तो मेरा सीमांचल एरिया है, और उससे भी बैकवर्ड एरिया तो कटिहार है। कटिहार में हमको लग रहा है कि गरीबी एक जो है बीमारी बन गया है। कटिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। यहाँ न कोई पलायन है, न कोई कारखाना है, न कोई एक बड़ा कोई फैक्ट्री है। क्यों नहीं है? मेरा सवाल है नीतीश कुमार जी से और प्रधानमंत्री से कि क्या सीमांचल देश का हिस्सा नहीं है? क्या हमारे कटिहार देश का हिस्सा नहीं है? क्या बराड़ी विधानसभा हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या हम लोग मोदी को वोट नहीं करते हैं? क्या हम लोग राहुल गांधी को वोट नहीं करते हैं? क्या हम लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं करते हैं? इसलिए हम लोग के साथ सतुल्य व्यवहार किया जा रहा है। मेरा सवाल है नीतीश कुमार जी से और प्रधानमंत्री से कि क्या सीमांचल में मेरा एक अच्छा कारखाना, एक प्लान, एक जो है कोई भी एक मतलब अच्छी तरह से कोई एक फैक्ट्री क्यों नहीं है? बात करें बिहार की, तो बिहार के जितने भी रोजगार थे बगल के जो राज्य है वहाँ चले गए, कुछ झारखंड में चले गए, कुछ जो है बंगाल में चले गए। बिहार पूरी तरह से खाली है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि देश तो बहुत बड़ा है, 27 राज्य पूरे देश के अंदर। देखिए, बिहार जो है
देश का एक हीरो राज्य है। मेरा बात को समझिएगा, बिहार जो है देश का एक हीरो राज्य है। तो मेरा बिहार से जो भी लोग गया है यहाँ से, तो वो मेरा ही देश में है ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक ही चीज़ सवाल है जनप्रतिनिधि लोगों से, जैसे यहाँ पर तारिक साहब को हम लोग जीत के भेजे सदन पर, तो तारिक साहब का जिम्मेदारी क्या बनता है। अब बरारी क्षेत्र है ये पूरा, अभी हम मौजूद बरारी विधानसभा में ही मौजूद है, तो अब मेरा साथ चल सकते हैं। ये सुखासन एरिया है, बाढ़ में जो है कितना लोग परेशान है, भूखे मर रहे हैं, अनाज नहीं है, तो तारिक साहब को तो इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग जीत के उसको सरकार तो 5 किलो राशन दे रही है आपको। सरकार 5 किलो राशन में पेट चल जाएगा क्या। अब मेरा 20 परिवार है, उसमें 2 ही आदमी को राशन मिल रहा है, और 18 आदमी कहाँ जाएगा। वो तो आपकी गलती है, क्योंकि नाम आपका हाँ, तो राशन नाम कार्ड में नहीं होगा। राशन कार्ड में नाम जुड़ाने के लिए जाते हैं तो बोलता है कि 5,000 रुपये लगेगा, 3,000 रुपये लगेगा, 2,500 रुपये लगेगा। कहाँ से देंगे। मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। हम जो है आटा कैसे खरीदेंगे, चावल कैसे खरीदेंगे, गेहूं कैसे खरीदेंगे, मक्का कैसे खरीदेंगे, उसका पैसा नहीं है। और हम कैसे राशन कार्ड बनवाने के लिए 4,000 5,000 रुपये देंगे। फ्री में क्यों राशन कार्ड नहीं बन रहा है। जबकि विभाग की तरफ से तो किसी पैसे की मांग नहीं है, कि दलालों और बिचौलियों के द्वारा पैसा लिया जाता है। हाँ, तो वही भ्रष्टाचार, वही करप्शन के लिए ही हम आ रहे हैं बरारी विधानसभा में, कि मेरा बरारी में इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार क्यों भरा हुआ है, क्यों मतलब इतना मतलब लोगों को ठग रहा है, क्यों बेवकूफ़ बना रहा है। इसीलिए हम आ रहे हैं बरारी विधानसभा की। अगर बरारी विधानसभा के लोगों ने अगर हमको मौका देता है तो आने वाले समय में बरारी में एक इतिहास रच देंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप। मेरा मेन मुद्दा तो वही है आदर्श भाई, शिक्षा जीवन का एक ताकत है। मेरे पास अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो हम जो है जाहिल से भी बदतर है, जाहिल से भी बदतर है। शिक्षा जनता के लिए एक जो है ताकत है। शिक्षा मेरे पास रहेगा तो हम आने वाले समय में सरकार से लड़ सकते हैं, सरकार से अपना हक जो है वो मांग सकते हैं कि भाई ये मेरा हक है, ये मेरा हिस्सेदारी है, दो। नहीं दोगे तो हम संविधान के तरीके से अपना लड़ाई सड़क से लेकर के साधन से लड़ सकते हैं। जी, बिहार में कितना कुछ विकास हो पाया है आपके समझ में। मेरा समाज में देखिए आदर्श भाई, सब अपना अपना पार्टी है, अपना अपना सरकार है, अपना अपना तरीका से विकास कर रहा है। ये चीज़ हम नहीं बोलेंगे विकास नहीं हुआ, विकास हो रहा है। लेकिन सीमांचल एक बैकवर्ड एरिया है, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा एक वर्ग लोग इसमें रहता है। सबसे गरीबी अगर लोग है तो सीमांचल में है। तो सीमांचल के लोगों के साथ हमारे प्रधानमंत्री या नीतीश कुमार जी सौतेलेपन व्यवहार क्यों कर रहा है। क्यों सीमांचल के लोग जो है, क्या वो सीमांचल का मतलब सीमांचल देश का हिस्सा नहीं है, क्या हमारे कटिहार देश का हिस्सा नहीं है, क्या हमारे कटिहार के लोग प्रधानमंत्री को वोट नहीं करता है। इसलिए आने वाले समय में क्या लगता है, आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, कितना जो है इस बार उनका प्रदर्शन रहेगा। जी बिल्कुल, 2020 में सीमांचल के लोगों ने मदद से, सहयोग से, हर चीज़ से 5 सीट देने का काम किया था। इस बार आने वाले समय में हम लोग और ज़ोर से मेहनत करेंगे, ताकत लगा देंगे और 20 सीट हम लोग बिहार से जो है जिताने का काम करेंगे। 20 सीट में तो सरकार नहीं बनेगी आपकी। सरकार नहीं बनेगी तो सरकार का चाबी तो मेरे पास रहेगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप हरियाणा देख लीजिए। अगर 20 सीट जो आपने कहा, 20 सीट अगर आपका निकल भी जाता तो किस समर्थन आपका किसको जाएगा। मेरा उस टाइम जैसा होगा सिचुएशन देखा जाएगा। अगर हम लोग का पार्टी को अगर 20 सीट अगर देती है बिहार की जनता, हमारे प्यारे मतदाता भाइयों बहनों अगर देती है तो हम लोग आने वाले समय में देखेंगे, जैसा होगा वैसा करेंगे। क्या दिक्कत है। क्या कुछ लगता है, अगर सीट बंटवारा की भी बात आती है, 243 विधानसभा है बिहार में, अगर आपकी पार्टी जो है चुनाव लड़ती है तो कितने सीटों पे उम्मीदवारों को जो है उतारा जाएगा। हम एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आदर्श भाई कि चाहे आप आरजेडी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, जेडीयू ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, सबका हिस्सेदारी बनता है। लेकिन हम लोग का मुसलमानों के लिए कोई अभी तक सोच नहीं रहा। लेकिन आपकी पार्टी को तो भाजपा का बी टीम बताया जाता है, क्या कुछ कहेंगे इस पर। क्या बोलेंगे आदर्श भाई, मेरा पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया ओवर में इलेक्शन लड़ता है, आप भी देख सकते हैं। जी,
और मेरा जो लीडर है वो कोई अनपढ़ नहीं है, वो बैरिस्टर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम लोग को सलाम करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना मेहनत से, इतना लगन से, इतना ताकत से हर संविधान की तरीके से अपना सदन में आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। जो सीमांचल का वो संसद नहीं है, वो हैदराबाद का संसद है, लेकिन सीमांचल के लोगों के लिए, सीमांचल के गरीबों के लिए, पलायन के लिए, कारखाना के लिए आवाज़ उन्होंने उठाने का काम कर रहे हैं अपना सदन में। साहब जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम लोग सलाम करना चाहेंगे कि ऐसा 2020 में भी विधानसभा चुनाव हुआ था, 5 विधायक जो है आपके पार्टी के चुने गए थे, उनकी जीत हुई थी, पर 4 विधायक जो है राजद में जाके शामिल हो गए। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, एक जो है ना कुर्दोगला वाला लोग होता है जिसको चूतिया बोलते हैं। हम जीतेंगे भाई एमआईएम पार्टी से, और कोई हमको 1 करोड़ 2 करोड़ मंत्री का लालच देगा तो हम छोड़ के चल जाएंगे। तो ये जनता से धोखा होता है, समझ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल है, बरारी विधानसभा का लोग हमको विधायक बना दिया, हम एमआईएम पार्टी से विधायक बन गए, तो हम जो है एमआईएम पार्टी को छोड़ के दूसरा पार्टी में चल जाएंगे। तो ये दोगला ना है, हम चूतिया वाला काम है ना ये। हम माफ़ी का साथ कहना चाहूँगा कि गाली देना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ पैसा के लिए, कुछ ये के लिए अपना जो ज़मीर को बेच देता है, अपना जो है इज्जत को अपना जो है नीलाम कर देता है। तो हम इन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो गए हैं, तो आने वाले 2025 में आप लोगों को सीमांचल की जनता जो है धूल चटाने का काम करेगा। क्या कुछ परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय महबूब आलम है, एमआईएम पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। एमआईएम पार्टी के लिए दिन रात मैं काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में अगर एमआईएम पार्टी मुझे अगर टिकट नहीं देते हैं तो हम इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़ने का मैं ऐलान करता हूँ जी। तो अभी आपने सुना महबूब जी को, जिन्होंने बताया कि बराड़ी विधानसभा सहित जो है कटिहार लोकसभा में भी जो है इन्होंने अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किया था, हालांकि रिजेक्ट हो गया। लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में बने हुए रहते हैं, एमआईएम पार्टी से जो है काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, लगातार जो है उनके लिए काम भी कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।